हम कल्पना करना भी किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर जैसा लगता है। गर्भावस्था के 8वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर 2 अलग-अलग धड़कनें एकदम साफ सुनाई देती हैं। हाँ, और फिर ठीक 1 महीने बाद जब अगला स्कैन होता है तो उनमें से एक धड़कन पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है, मतलब बिना किसी निशान के। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक जैविक वास्तविकता है जो दुनिया भर में हर साल हजारों गर्भधारण के दौरान होती है। सही कहा। और आज के इस गहन अध्ययन में हम ट्विन्स डिकोडेड दस्तावेज के डेटा के जरिए इसी रहस्य में गहराई से उतरने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ जुड़वा बच्चों की वो पुरानी कहानियां दोहराना नहीं है। हम उस जटिल तंत्र को समझना चाहते हैं जो ये तय करता है कि एक ही जेनेटिक कोड से 2 बिल्कुल अलग इंसान कैसे बनते हैं। मतलब गर्भाधान से लेकर पर्यावरण के प्रभाव तक आज की ये चर्चा जीव विज्ञान की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक को पूरी तरह से डिकोड करने वाली है। मैं सोच रही थी कि ये यात्रा जीव विज्ञान के नजरिए से कितनी असाधारण है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि जुड़वा बच्चों का अध्ययन सिर्फ 2 एक जैसे दिखने वाले लोगों का अध्ययन नहीं है। यह असल में इस बात का एक जीता जागता प्रयोग है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, यानी हमारी कोशिकाएं कैसे फैसले लेती हैं और हमारी जीवन शैली हमारे उस जन्मजात ब्लूप्रिंट को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो प्रकृति के कई ऐसे नियम सामने आते हैं जो हमारी सामान्य समझ को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। और चुनौती देने वाली बात से ही मुझे उन आंकड़ों की याद आ रही है जिन्होंने इस शोध में सबसे ज्यादा चौंकाया है। मतलब दुनिया भर में हर साल 16 लाख जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, अगर इसे अनुपात में देखें तो धरती पर जन्म लेने वाला हर 40 में से 1 बच्चा जुड़वा है। अरे वाह, 40 में से 1। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि पिछले 40 वर्षों में जुड़वा बच्चों की जन्म दर में 33% का भारी उछाल आया है। यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये कोई मामूली सांख्यिकीय बदलाव नहीं है। मतलब क्या ये ऐसा है जैसे हमने अचानक कोई नई रेसिपी खोज ली हो, जिससे ओवन से हमेशा 2 केक निकल रहे हो? आखिर ये 33% का उछाल क्यों आया? क्या इंसान का शरीर अचानक किसी नए तरीके से काम करने लगा है? विकास के क्रम में अचानक बदलाव नहीं आते, लेकिन मानव समाज के व्यवहार में जो बदलाव आए हैं उन्होंने जीव विज्ञान को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है। इस ट्विन बूम के पीछे मुख्य रूप से 4 कारण हैं। अच्छा, तो पहला कारण क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है मातृत्व की बढ़ती उम्र। आजकल महिलाएं अक्सर अपने करियर या स्थिरता के कारण 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच गर्भधारण कर रही हैं। तो क्या उम्र बढ़ने के साथ शरीर कोई खास हार्मोनल अलार्म बजाता है? क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि उम्र बढ़ने पर प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। फिर जुड़वा बच्चों की संभावना कैसे बढ़ रही है? यही वो विरोधाभास है जो हैरान करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ओवरी में अंडों की संख्या कम होने लगती है तो मस्तिष्क को लगता है कि अब प्रजनन का समय कम बचा है। ओह, तो शरीर पैनिक मोड में आ जाता है। एक तरह से हाँ। इसके जवाब में पिट्यूटरी ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा देती है। चूंकि इस हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कई बार ओवरी 1 महीने में 1 के बजाय गलती से 2 या उससे अधिक अंडे एक साथ रिलीज कर देती है। अच्छा, यानी शरीर कह रहा है कि संसाधन कम बचे हैं, इसलिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूं। ये काफी तार्किक लगता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण है फर्टिलिटी तकनीकें, विशेष रूप से IVF और क्लोमिड जैसी दवाएं। हाँ, डेटा बताता है कि इन दवाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्लोमिड जैसी दवाएं भी उसी हार्मोनल प्रक्रिया पर काम करती हैं। ये मस्तिष्क को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बहुत कम है, जिससे मस्तिष्क फिर से भारी मात्रा में FSH हार्मोन छोड़ता है। और फिर एक साथ कई अंडे रिलीज होते हैं, है ना? और IVF के मामले में भी तो डॉक्टर पहले 1 से ज्यादा भ्रूण प्रत्यारोपित करते थे। हाँ, ऐतिहासिक रूप से ऐसा होता था। हालांकि आजकल सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का चलन बढ़ गया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में IVF ने इस वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समझ गई। इसके बाद तीसरा कारण जेनेटिक्स आता है, जहां अगर मां के परिवार में पहले से जुड़वा बच्चे रहे हैं तो ये ओव्यूलेशन की विशेष प्रवृत्ति विरासत में मिल सकती है। सही कहा। लेकिन शोध का जो चौथा कारण है वो थोड़ा अजीब लग सकता है, शारीरिक बनावट का प्रभाव। हाँ, मैंने पढ़ा था कि अधिक ऊंचाई और 30 से अधिक BMI वाली महिलाओं में फ्रेटर्नल जुड़वा बच्चों की संभावना काफी अधिक होती है। एक सामान्य समझ से देखें
तो वजन का अंडे रिलीज होने से क्या लेना देना हो सकता है? ये पूरी तरह से एंडोक्राइनोलॉजी या शरीर के रसायनों का खेल है। जो अतिरिक्त फैट शरीर में होता है वो निष्क्रिय नहीं होता, वो सक्रिय रूप से अतिरिक्त एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। अधिक पाया जाता है जो फिर से ओवरी की संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। मतलब सब कुछ हार्मोन्स का ही खेल है, और शायद यही रासायनिक खेल उस चौंकाने वाले भौगोलिक तथ्य के पीछे भी है जो इस शोध में सामने आया। आप उस अफ्रीकी जनजाति की बात कर रही हैं, यूरोबा जनजाति की? हाँ, नाइजीरिया की यूरोबा जनजाति। वहाँ दुनिया में जुड़वा बच्चों की दर सबसे अधिक है, और कारण उनका सिर्फ डीएनए नहीं बल्कि उनका आहार है। वे खास तरह का जिमीकंद या यैम खाते हैं। उस जिमीकंद में प्राकृतिक रूप से फाइटोएस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। ये पौधों में पाया जाने वाला एक रसायन है जो इंसान के एस्ट्रोजन की हूबहू नकल करता है। यानी जब वे महिलाएं इसे भारी मात्रा में खाती हैं तो ये उनके मस्तिष्क को लगातार उच्च स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि कैसे आहार सीधे तौर पर एक पूरी आबादी के प्रजनन तंत्र को बदल सकता है। तो हम केवल भ्रातृक या डाइजाइगोटिक जुड़वा बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ, डाइजाइगोटिक यानी वे जुड़वा जो दो अलग अंडों और दो अलग स्पर्म से बनते हैं। वे बिल्कुल सामान्य भाई बहनों की तरह होते हैं, बस एक ही समय पर गर्भ में होते हैं और अपना 50% डीएनए साझा करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं समान या मोनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चे। उनकी कहानी तो पूरी तरह से अलग ही है। बिल्कुल अलग। वे एक ही अंडे और एक ही स्पर्म से शुरू होते हैं, लेकिन फिर किसी अज्ञात कारण से शुरुआती कुछ दिनों के भीतर ही वह एक भ्रूण दो अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है, जिनका डीएनए 100% एक जैसा होता है। और जीव विज्ञान आज भी नहीं जानता कि वो विभाजन आखिर होता क्यों है। ये सच में प्रकृति का एक रहस्य है। रहस्य तो है। तो जब ये विभाजन हो जाता है या दो अलग भ्रूण स्थापित हो जाते हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आता है, एक माँ को सबसे पहले कैसे पता चलता है कि वो दो बच्चों को जन्म देने वाली है? क्या शरीर कोई खास संकेत देता है? शरीर का अलार्म बहुत तेज होता है। 9वें सप्ताह के आसपास तो डॉपलर से दो अलग-अलग दिल की धड़कनें सुनी जा सकती हैं, लेकिन उससे बहुत पहले शरीर का रासायनिक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। मतलब हार्मोन्स में बदलाव आने लगता है। हाँ, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन HCG जुड़वां गर्भावस्था में सामान्य से 2 गुना या उससे भी अधिक हो जाता है। और शायद यही कारण है कि 50% से अधिक महिलाओं को शुरुआती हफ्तों में अत्यधिक मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल तूफान का ये सीधा असर होता है और ऊर्जा की मांग भी आसमान छूने लगती है, इसलिए अत्यधिक भूख लगना अनिवार्य हो जाता है। जाहिर है शरीर को दो अलग-अलग भ्रूणों के लिए जीवन रक्षक प्रणालियां जो बनानी है। मैंने सुना है कि इसमें वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। हाँ, सामान्य गर्भावस्था में वजन 25 पाउंड तक बढ़ता है, वहीं जुड़वा में यह आसानी से 30 से 35 पाउंड तक चला जाता है। क्योंकि अतिरिक्त रक्त, एमनियोटिक द्रव्य और प्लेसेंटा का भी तो वजन होता है। और प्लेसेंटा की बात करें तो इस शोध में गर्भ के अंदर की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, इसे समझने के लिए रियल एस्टेट की उपमा बहुत सटीक बैठती है। बिल्कुल, जैसे पहली व्यवस्था है डाई, जो पहले 1 से 3 दिनों के भीतर विभाजन होने पर बनती है। ये ऐसा है जिससे दो अलग अलग फ्लैट हों। सही कहा, दोनों बच्चों का अपना अलग एमनियोटिक सैक यानी कमरा है और अपना अलग प्लेसेंटा यानी किचन है। ये सबसे सुरक्षित स्थिति है। और दूसरी स्थिति है मोनोडाई, जो 4 से 8 दिनों के बीच विभाजन होने पर होती है। इसे ऐसे समझें कि कमरों की दीवारें तो अलग हैं, लेकिन किचन एक ही है। हाँ, वे एक ही प्लेसेंटा साझा कर रहे हैं और यहीं से जोखिम शुरू हो जाता है, क्योंकि संसाधनों का बंटवारा एक ही जगह से हो रहा है। और फिर आती है सबसे दुर्लभ स्थिति, मोनो व्यवस्था। ये तो बिल्कुल एक छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी है, जहां कोई दीवार ही नहीं है। हाँ, विभाजन 8 से 12 दिनों के बीच होता है, एक ही सैक और एक ही प्लेसेंटा। ये केवल 1 से 2% मामलों में होता है और ये अत्यंत जोखिम भरा है। जोखिम क्यों? क्या जगह की कमी के कारण? जगह से ज्यादा खतरा गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड के उलझने का होता है। क्योंकि दोनों बच्चे एक ही तरल पदार्थ में बिना किसी रुकावट के तैर रहे होते हैं, तो उनकी गर्भनाल आपस में मुड़ सकती है। ओह, मतलब जैसे कोई पाइप मुड़ जाए। तब तो रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह तुरंत रुक सकता है। बिल्कुल, जो भ्रूण के लिए जानलेवा साबित होता है। ये सुनना ही डरावना है कि गर्भ के अंदर की वो शांत दिखने वाली दुनिया असल में कितनी नाजुक हो सकती है। और इसी नाजुकता से जुड़ता है वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जहां 7वें या 8वें सप्ताह में 2 भ्रूण दिखते हैं, लेकिन 12वें सप्ताह तक एक गायब हो जाता है। सुनने में ये किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है।
लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना? बिल्कुल। कई बार विकास के शुरुआती चरण में एक भ्रूण में गंभीर क्रोमोसोमल असामान्यताएं आ जाती हैं। डीएनए में कोई ऐसी त्रुटि जिससे उसका जीवित रहना असंभव होता है। तो ऐसे में मातृत्व प्रणाली उस भ्रूण को पोषण देना बंद कर देती है। हाँ, शरीर ये पहचान लेता है कि ये निवेश व्यर्थ होगा और वो सारे संसाधन उस दूसरे स्वस्थ भ्रूण की ओर मोड़ देता है ताकि कम से कम एक बच्चा सुरक्षित रहे। और जो भ्रूण विकसित नहीं हो पाता, उसका क्या होता है? शरीर उसे वापस अवशोषित कर लेता है। वो ऊतक धीरे धीरे प्लेसेंटा या मां के शरीर द्वारा सोख लिया जाता है। प्रकृति का छंटनी करने का ये तरीका काफी निर्मम है, लेकिन जरूरी भी है। लेकिन हम कभी-कभी ये प्रणाली चूक भी जाती है, जैसे अगर विभाजन 12 दिनों के बाद शुरू हो। हाँ, तब विभाजन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाती। कोशिकाएं अलग होना शुरू तो करती हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाती हैं। और जन्म होता है संयुक्त जुड़वा या कंजॉइंट ट्विन्स का, जो कि 50,000 गर्भधारण में से केवल एक बार होता है। ये चिकित्सा जगत के सबसे जटिल रहस्यों में से एक है। इस शोध में भारत के रतलाम का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। 2 सिर, 3 हाथ और 2 दिल, लेकिन शरीर केवल एक ही था। ये कल्पना से परे है कि ऐसे मामलों में शरीर विज्ञान कैसे काम करता होगा। अब ऐसे मामलों में जीवित रहने की संभावना बेहद कम होती है, क्योंकि जब 2 दिमाग एक ही शरीर के अंगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो पूरा तंत्रिका तंत्र भ्रमित हो जाता है। और हृदय जैसे अंगों को दोनों तरफ रक्त पंप करना पड़ता होगा, जिससे उन पर असहनीय दबाव पड़ता होगा। बिल्कुल। और उन्हें सर्जरी के जरिए अलग करना भी अक्सर असंभव होता है, क्योंकि वह एक ही जटिल रक्तवाहिका नेटवर्क को साझा कर रहे होते हैं। जुड़ाव के कारण होता है। तो इसमें एक बच्चा दाता बन जाता है और दूसरा प्राप्तकर्ता। सही कहा। प्रवाह एक तरफा हो जाता है। एक बच्चा अपना रक्त लगातार दूसरे बच्चे को देने लगता है। इसका परिणाम ये होता होगा कि एक बच्चा पूरी तरह से कुपोषित हो जाता है और दूसरे पर ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल। दाता बच्चा गंभीर रूप से एनीमिक हो जाता है और प्राप्तकर्ता बच्चे को इतनी ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ मिल जाता है कि उसका नन्हा सा दिल फेल होने लगता है। ये तो भयंकर मेडिकल इमरजेंसी है। इसे सुधारने के लिए लेजर सर्जरी करनी पड़ती है ना, मां के गर्भ में प्रवेश करके। हाँ, उन साझा रक्त वाहिकाओं को जलाना पड़ता है ताकि रक्त प्रवाह को अलग किया जा सके। ये सच में आधुनिक चिकित्सा का एक चमत्कार है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमने सब समझ लिया है, तभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं, जैसे अर्ध समान या सेमी आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे। ये इतना दुर्लभ है कि पूरी दुनिया में इसके गिने चुने ही मामले दर्ज हैं। मैंने पढ़ा कि ये स्पर्म की उस रेस से जुड़ा है जहां सामान्य तौर पर एक स्पर्म अंडे के अंदर जाता है तो एक रासायनिक दीवार बन जाती है, जिसे पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर 2 स्पर्म बिल्कुल एक ही मिलीसेकंड में अंडे को हिट करें तो क्या होगा? क्या वो दीवार बनने से पहले ही दोनों अंदर आ जाएंगे? बिल्कुल यही होता है। अंडा दोनों के जेनेटिक मटेरियल को स्वीकार कर लेता है। परिणाम ये होता है कि उन दोनों बच्चों में मां का डीएनए तो 100% एक जैसा होता है, लेकिन पिता की तरफ से आने वाला डीएनए अलग अलग हो जाता है। मतलब वे न तो पूरी तरह से समान होते हैं और न ही पूरी तरह से भ्रातृ। ये सच में चकरा देने वाला है। और एक और शब्द है सुपरफिंडेशन। ये तो और भी नाटकीय है। ऐसा लगता है जैसे अत्यधिक दुर्लभ मामलों में एक महिला एक ही समय में 2 अलग-अलग पिताओं के जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकती है। क्या ये सच में संभव है? जैविक रूप से ये एक स्थापित सत्य है। देखिए, महिला का अंडा रिलीज होने के बाद लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है, लेकिन पुरुष का स्पर्म 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। अच्छा, तो अगर किसी महिला के शरीर में एक ही चक्र के दौरान 2 अलग-अलग दिनों में 2 अंडे रिलीज हों और उस समयावधि के आसपास उसके 2 अलग-अलग पुरुष साथी रहे हों, तो ये पूरी तरह से संभव है कि एक अंडा पहले पुरुष के स्पर्म से निषेचित हो जाए और दूसरा अंडा दूसरे पुरुष के स्पर्म से। मतलब गर्भाधान एक ही समय पर चल रहा है। वे कहलाएंगे जुड़वा ही, लेकिन जैविक रूप से वो हाफ सिबलिंग होंगे। वाव, प्रकृति सच में किसी नियम से नहीं बंधी है। बिल्कुल नहीं। अब अमूर्त भौतिक शरीर से बाहर निकलकर मनोविज्ञान और मिथकों की बात करते हैं। अगर समान जुड़वा बच्चों की शुरुआत 100% एक जैसे डीएनए से होती है, तो उनके फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग क्यों होते हैं? इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि हमारा शरीर सिर्फ हमारे डीएनए का आउटपुट नहीं है। जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो उसकी उंगलियों के पोरों पर छोटे-छोटे उभार बनते हैं। और फिर वो बच्चा गर्भ के अंदर एमनियोटिक द्रव में कैसे हिलडुल रहा है, उसका असर पड़ता है। बिल्कुल। वो द्रव का दबाव,
वह सैक की दीवारों को किस कोण से छू रहा है, ये सब हर बच्चे के लिए पूरी तरह से अलग और रैंडम होता है। ये बहुत सुंदर अवधारणा है। जेनेटिक हार्डवेयर एक जैसा था, लेकिन उस तरल वातावरण ने जो घर्षण रेखाएं उकेरी, उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। और यहीं पर एपिजेनेटिक्स की बात आती है ना? हाँ, एपिजेनेटिक्स। इसे एक ग्रैंड पियानो की उपमा से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मतलब समान जुड़वा बच्चों को बिल्कुल एक जैसा पियानो मिला है, उसकी चाबियां 100% समान है, लेकिन एपिजेनेटिक्स वो संगीतकार है जो उसे बजाता है। सही कहा। हमारी जीवन शैली, तनाव का स्तर, हमारा खानपान, यह सब तय करता है कि कौन सी चाबी दबाई जाएगी और कौन सी शांत रहेगी। इसे डीएनए मिथाइलेशन कहते हैं। यानी रसायनों की एक परत जो ये तय करती है कि कौन सा जीन ऑन रहेगा और कौन सा ऑफ। बिल्कुल। एक अध्ययन में पाया गया कि 3 साल के समान जुड़वा बच्चों के डीएनए एक्सप्रेशन लगभग एक जैसे थे, लेकिन 50 साल की उम्र तक आते आते उनमें 3 गुना अधिक अंतर आ गया। क्योंकि उन 50 सालों में उन्होंने अलग अलग खाना खाया, अलग तनाव झेला, तो उनके जीन अलग तरह से स्विच ऑन और ऑफ हुए। हाँ, पैदा तो वे जेनेटिक कॉपी के रूप में हुए थे, लेकिन अनुभवों ने उन्हें बिल्कुल अलग इंसान बना दिया। और जब व्यवहार की बात हो रही है तो उस सबसे लोकप्रिय मिथक की भी बात कर लें, टेलीपैथी। क्या सच में वे बिना कुछ कहे एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं? विज्ञान इसे पूरी तरह से खारिज करता है। कोई रहस्यमयी रेडियो तरंगे नहीं निकलती दिमाग से। तो फिर ये जादू जैसा क्यों लगता है कि वे एक दूसरे का वाक्य पूरा कर लेते हैं? ये असल में साझा प्रतिक्रियाएं हैं। अगर 2 कंप्यूटरों में एक जैसा प्रोसेसर है, एक जैसा सॉफ्टवेयर है और दोनों को बिल्कुल एक जैसी ट्रेनिंग दी गई है, तो क्या होगा? तो जब भी कोई नया इनपुट आएगा, दोनों का एल्गोरिदम उस डेटा को एक ही तरीके से प्रोसेस करेगा। ठीक, यही होता है उनके दिमाग के साथ। वे स्थिति को इतनी समान रूप से विश्लेषित करते हैं कि वे एक ही निष्कर्ष पर बिल्कुल एक ही समय पर पहुंचते हैं। यह स्पष्टीकरण तो जादू से भी ज्यादा दिलचस्प है। और आईवीएफ को लेकर भी कुछ धारणाएं हैं, जैसे कि आईवीएफ से हमेशा जुड़वा ही होते हैं या उनका विकास धीमा होता है। ये एक पुरानी धारणा है। अब डॉक्टर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का उपयोग करते हैं, जिससे जुड़वा होने का जोखिम कम हो गया है। और आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों का आईक्यू भी बिल्कुल सामान्य होता है। हाँ, आईक्यू इस बात से तय नहीं होता कि गर्भाधान परखनली में हुआ या गर्भ में, बल्कि जन्म के बाद के पोषण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। कुल मिलाकर अगर देखें तो सदियों से ये बहस चलती आ रही है कि इंसान के निर्माण में बड़ी भूमिका किसकी है, प्रकृति की या पालन पोषण की। और यह शोध साबित करता है कि जीत हमेशा पर्यावरण और पालन पोषण की ही होती है। एक ही जेनेटिक ब्लूप्रिंट से शुरू होने के बावजूद सब कुछ मिलकर 2 बिल्कुल अद्वितीय व्यक्तियों का निर्माण करता है। हाँ, विज्ञान ने कई रहस्य सुलझा लिए हैं, लेकिन यह तालमेल आज भी विस्मयकारी है। सच में। और आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है, वो सिर्फ जुड़वा बच्चों तक सीमित नहीं है। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। किस तरह से? देखिए, अगर 100% समान जेनेटिक ब्लूप्रिंट लेकर पैदा हुए 2 बच्चे केवल अपनी आदतों और तनाव के कारण 50 साल की उम्र तक जैविक रूप से इतने अलग हो सकते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा डीएनए हमारा अंतिम भाग्य नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। हर रोज हम जो खाते हैं, जो तनाव लेते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद जीनों को लगातार ऑन या ऑफ कर रहा है। अगली बार जब कोई भी अपनी किसी रोजमर्रा की आदत को बदलता है, तो ये कल्पना करना रोमांचक है कि शरीर के भीतर का कौन सा जीन उस बदलाव के कारण करवट ले रहा होगा। हमारा विकास सिर्फ गर्भ में खत्म नहीं होता।